हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोगों ने थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना सीखा था, उसका एक्सपेंशन देखा था। फिर उसके बाद मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, मैंने आपको कल बताया था कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जब उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटर्मिनेंट में यूज़ करते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनका एक्सपेंशन काफ़ी टीडियस हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ वो डिटर्मिनेंट बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं और उनकी वैल्यू आ जाती है। तो चलिए पहले बारी बारी से सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ determinants. Properties of determinants. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में जो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, इन अ डिटर्मिनेंट in a determinant if all elements of a row or a column is 0, then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0. ठीक है ना, मतलब पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल हमने डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखा a1 a2 a3, यहाँ पर लिखा 0 0 0, यहाँ पर लिखा b1 b2 b3, तो किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट्स किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। जैसे इस डिटर्मिनेंट में आप देख रहे हैं कि सेकंड रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना, विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। बहुत सिंपल है ना। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ द रोज एंड columns of a determinant are interchanged then the value of determinant remains same. Determinant remains same. ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर हमने इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया, है ना, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? सारे रो जो है वो कॉलम में बदल जाएं और सारे कॉलम्स रोज में बदल जाएं। तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज तो पहले लिखते हैं, इसको डेल्टा डैश लिख देते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, है ना। तो इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रॉपर्टी डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है ना, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज को और सारे कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है।
अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आएगी तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 5 ही होगी। ठीक है, यही आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। इसके बाद चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में if any two rows or columns of a determinant are identical then the value of determinant is 0। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या तो कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं, मतलब उनके सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0 हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3, फिर हमने लिख दिया a1 a2 a3, है ना। तो चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंस c1 and c3 are identical therefore the value of determinant is 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं since c1 and c3 are identical it implies determinant is equal to 0। तो यही हमारा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged then the value of determinant changes by माइनस साइन ओनली। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अगर हमने इस डिटर्मिनेंट में किन्हीं भी दो रोज को या तो किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने r1 की जगह पर r3 लिख दिया और r3 की जगह पर r1 लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से चेंज हो जाएगी। मतलब अगर पहले डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा था 5 तो बाद में क्या आएगा, -5। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया अप्लाइंग r1 एंड R3 आर इंटरचेंज्ड, इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R3 आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इंटरचेंज करने के बाद अगर हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो इसको हम इसको Δ1 बोल सकते हैं, तो इसको हम Δ2 लिख लेते हैं, है ना। तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं b1 b2 b3, ये हमारा हो जाएगा a1 a2 a3, ये हो जाएगा c1 c2 c3। तो Δ2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ Δ1।
ठीक है ना। डेल्टा 2 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा 1 हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, या तो सेकेंड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट ले लीजिए या तो थर्ड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट ले लीजिए, और आप सारी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। LHS RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो खैर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन प्रॉपर्टीज़ को अपने दिमाग में रखिए। इसके बाद चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 को पहले समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। अगर हमने इस डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा R1 गोज़ टू K टाइम्स R1, तो इसका मतलब हमने इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको बोलो डेल्टा 1, इसको बोल दो डेल्टा 2। तो करने के बाद ये क्या आ जाएगा, KA1 KA2 और ये आ जाएगा KA3। फिर ये आपका हो जाएगा B1, ये B2, ये B3, फिर ये हो जाएगा C1, ये C2, ये C3। तो अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो उस केस में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट पुराने वाले डिटर्मिनेंट का K टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, चूंकि आपने इसमें K से मल्टीप्लाई किया है इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में, तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा 1 का K टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप इस डिटर्मिनेंट की किन्हीं दो रोज में K से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस केस में डेल्टा 2 की वैल्यू डेल्टा 1 का K स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने तीनों ही कॉलम्स में या तो तीनों ही रोज में K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में डेल्टा 2 की वैल्यू डेल्टा 1 का K क्यूब टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। उसी तरीके से प्रॉपर्टी 4 में भी जैसे हमने यहाँ पर लिखा था R1 एंड R3 आर बीइंग इंटरचेंज्ड, तो किन्हीं दो रो को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस साइन से चेंज हो जाती है। अगर इस ऑपरेशन को हम 2 बार लगा दें, अगर इस ऑपरेशन को हम 2 बार लगा दें तो क्या हो जाएगा, अगर इस ऑपरेशन को 2 बार लगा दिया जाए तो -1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा 1, तो अगेन वो चीज़ बराबर हो जाएगी। अगर इसी ऑपरेशन को 3 बार लगा दिया जाए तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इस ऑपरेशन को n बार लगा दिया जाए तो n बार लगा दिया जाए तो डेल्टा 2 विल बी इक्वल टू -1 की पावर n इंटू डेल्टा 1। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। इस वाली प्रॉपर्टी में मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है B1 B2 B3, ये लिखा हुआ है C1 C2 C3। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में लिखे हैं, है ना। ये भी सम ऑफ 2 टर्म्स है, ये भी सम ऑफ 2 टर्म्स है और ये भी सम ऑफ 2 टर्म्स है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस केस में आप चाहें तो इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख पाएंगे। कैसे, आप क्या करिए, C1 के जो 2 टर्म्स हैं उनको एक एक टर्म्स में बांट दीजिए, A1 A2 A3, इस तरीके से प्लस करके लिख दिया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और बाकी दोनों जो कॉलम्स हैं C2 और C3 उनको एज इट इज़ लिख दीजिए, B1 B2 B3 C1 C2 C3। फिर हमारा ये हो गया B1
B2, B3, C1, C2 और ये C3। ये हो गई बात, ठीक है ना। तो मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप उस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 2 टर्म्स की जगह पे 3 टर्म्स का सम होता तो आप इसको सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए, कई सारे सवालों में ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करके सवाल को बहुत ईजी कर देंगे, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पिछली प्रॉपर्टीज में बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में आप किन्हीं भी रो या किन्हीं भी कॉलम्स के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है। तो उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा हुआ है KA1, KA2, KA3, ठीक है। ये लिखा हुआ है B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनमें k कॉमन आ रहा है। तो उनमें अगर k कॉमन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं। तो k कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और ये हो गया C3। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में नॉन जीरो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट में कोई नॉन जीरो स्केलर नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन की तरह से बाहर भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक और डिटर्मिनेंट है हमारे पास डिटर्मिनेंट है KA1, KA2, KA3, फिर यहाँ लिखा हुआ है KB1, KB2, KB3, फिर यहाँ लिखा हुआ है KC1, KC2, KC3, इस तरीके से। तो अब आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि इसके फर्स्ट कॉलम में k कॉमन आ रहा है, इसके सेकंड कॉलम में भी k कॉमन आ रहा है, इसके थर्ड कॉलम में भी k कॉमन आ रहा है। तो कॉमन हमें रो में से लेना है, पूरे डिटर्मिनेंट में से कॉमन, ऐसा नहीं कि सब में से कॉमन लेके k बाहर आएगा। हम इस कॉलम में से k बाहर ले लेंगे, तो इस कॉलम में से k बाहर लेंगे तो यहाँ पर k आ गया। फिर हम इस वाले कॉलम में से भी k बाहर ले लेंगे तो अगेन मेरे पास एक और k आ गया। फिर हम इस वाले कॉलम में से भी k बाहर ले लेंगे तो अगेन मेरे पास एक और k बाहर आ जाएगा। या तो आप ऐसा भी कह सकते थे कि इस वाले रो में से k कॉमन ले लिया, इस वाले रो में से k कॉमन ले लिया, इस वाले रो में से k को कॉमन ले लिया। तो अब फाइनली ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो हो जाएगा k³ इंटू A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से लेना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या किया था कि मैट्रिक्स चैप्टर में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते समय हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, है ना। उसमें हम लोग रो का ट्रांसफॉर्मेशन देखते थे या तो कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन देखते थे। तो ठीक उसी तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन का या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी सहारा ले सकते हैं, है ना। जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा था रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कि किन्हीं भी दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, किसी भी दो कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम में से दूसरा कॉलम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में या कॉलम में नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं। तो वो सभी रो और कॉलम ऑपरेशंस को हम इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट। हमें इसको बिना एक्सपेंड किए इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्सपेंशन से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन चूंकि विदाउट एक्सपेंडिंग है
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर ध्यान से देखें, एक ऑपरेशन अगर लगाएं, तो अगर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कॉलम 1 के एलिमेंट्स को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, है ना, थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, अप्लाई किया C1 गोज टू C1 माइनस, अगर इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 8 जा 48, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 4 8 जा 32, माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, 3 8 जा 24 अगर इसमें से माइनस कर दे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर C1 गोज टू C1 माइनस 3C3 कर दिया जाए, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन C1 के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, 1 7 और 2, सेकेंड वाले कॉलम के एलिमेंट हैं 1 7 2 और ये लिखा हुआ है 6 4 3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया। तो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में समझाया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या तो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो उस केस में क्या होता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, यहां से लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, तो आपने देखा कि एक लाइन में हमारा आंसर आ गया, हमें इसको एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, भारी भरकम मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, इजीली हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया और ऑपरेशन लगाने के बाद इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो गए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है A B C, ये लिखा है B प्लस C A प्लस C A प्लस B। अगर हम सेकेंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को आपस में जोड़ दें तो जोड़ने पे क्या होगा, इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे A प्लस B प्लस C, ये वाला एलिमेंट भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C, ये वाला एलिमेंट भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C। तो हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाया, हमने यहाँ पर लिखा अप्लाइंग C2 गोज टू C2 प्लस C3। ठीक है ना, सेकेंड कॉलम में हम बदलाव कर रहे हैं, तो C2 गोज टू C2 प्लस C3 करने के बाद ये है 1 1 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस B प्लस C, और उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है B प्लस C, ये लिखा हुआ है A प्लस C, ये लिखा हुआ है A प्लस B। ठीक है ना, यहाँ तक हो गई बात। अब आप देख रहे हैं कि जब इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए तो हम यहाँ से A प्लस B प्लस C को कॉमन ले सकते हैं, है ना, कॉमन फैक्टर करके इसको बाहर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर A प्लस B प्लस C को ले लिया कॉमन, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 B प्लस C A प्लस C A प्लस B। ठीक है ना, इस तरह से हो गई बात। अब आप अगेन प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आइडेंटिकल है ना। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी सॉल्व्ड वेरी इजीली, है ना, विदाउट डूइंग एनी टीडियस कैलकुलेशन। हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा करके डिटर्मिनेंट को बहुत इजीली जो है सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी सारे एलिमेंट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए, अगर इन तीनों कॉलम के एलिमेंट को जोड़ दिया जाए तो ये देखिए प्लस ए लिखा है तो ये माइनस ए कट जाएगा, यहाँ प्लस बी लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दें, अप्लाइंग C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम में बदलाव कर दिया, हमने फर्स्ट कॉलम को लिख दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि इसके एलिमेंट्स 0 बन रहे हैं। तो 0 बन रहे हैं तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो फिर ये आपका हो गया B माइनस सी, C माइनस A माइनस B, ये हो गया C माइनस A, ये हो गया A माइनस B और ये हो गया B माइनस C। अब चूंकि आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किन्हीं भी रो या किन्हीं भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो फाइनली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आ रही है, आ जाएगी 0 आ जाएगी।